नमस्कार। आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानेंगे। द्विवेदी का जीवन साधना से दीप्त रहा है, संघर्ष से उनका विकास हुआ है और उनके संकल्प ने, उनकी रचना ने उनको कालजयी व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत माध्यम से शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभ में कविताएं भी लिखी, ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, फिर खड़ी बोली में लिखे। तो एक कवि के रूप में भी उन्होंने नए प्रयोग किए, छंदों की दृष्टि से, पद लालित्य की दृष्टि से और अन्य कई दृष्टिकोण से उन्होंने कविता के क्षेत्र में भी परिवर्तन किए। ऐसा कहा जाता है कि कविता साहित्य का प्रवेश द्वार होता है। द्विवेदी ने कविता के माध्यम से साहित्य में प्रवेश किया और कालांतर में उनकी पहचान एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, एक निबंधकार और एक साहित्य इतिहास लेखक के रूप में और एक प्रसिद्ध आचार्य के रूप में बाद में प्रतिष्ठित हुई। 1930 में गुरुदेव रविंद्रनाथ द्वारा स्थापित विश्व भारती में वे अध्यापन के लिए शांति निकेतन गए। वहाँ हिंदी भवन को व्यवस्थित किया, वहाँ से विश्व भारती नामक पत्रिका निकाली और विश्व भारती के माध्यम से भारतीय साहित्य की शक्ति और संभावनाओं को उन्होंने प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। 1930 में उनकी पहली आलोचनात्मक पुस्तक सूर साहित्य का प्रकाशन हुआ। यह द्विवेदी जी की मौलिक उद्भावनाएं थी। सूर दास को समझने का एक नया ढंग हिंदी आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने दिया और द्विवेदी जी को पहचान मिली आलोचना के क्षेत्र में। 1942 में उनकी दूसरी आलोचनात्मक कृति कबीर का प्रकाशन हुआ। एक सिद्ध आलोचक के रूप में उन्होंने अपनी मौलिक उद्भावनाओं के कारण लोगों के बीच अपना एक स्थान निरूपित करने का प्रयास किया। उन्होंने मध्यकालीन बोध के स्वरूप पर भी लिखा, उन्होंने सहज साधना पर भी लिखा। एक आलोचक के रूप में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्होंने दिए। इन्होंने सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण भी किया और उनके महत्व का रेखांकन भी किया। 3 सिख गुरु, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह पर इन्होंने विस्तार से लिखा और गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने भक्तवीर कहा। तो सिख साहित्य को समझने का भी एक दृष्टि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी देते हैं। उन्होंने लालित तत्व पर भी लिखा और लालित तत्व के मर्म को भी वे उद्घाटित करते हैं और उनका मानना है कि भारतीय साहित्य अपने लालित्य के कारण ही विश्व की अग्रणी साहित्य में से एक है। उनकी पुस्तक मृत्युंजय रविंद्रनाथ के निधन के बाद उन्होंने रविंद्रनाथ को भविष्य दृष्टा कवि माना है, महान गायक और महान रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कालिदास की लालित्य योजना इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। कालिदास की संपूर्ण रचना कर्म को समझने के लिए यह पुस्तक नई दृष्टि देती है। इस पुस्तक में कालिदास की कविताओं का, नाटकों का जो विश्लेषण हुआ है, वह विश्लेषण इतना महत्वपूर्ण है कि सामान्य पाठक भी कालिदास से परिचित हो सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरी परंपरा की खोज करने वाले आचार्य हैं और यह दूसरी परंपरा की खोज उनके साहित्य इतिहास ग्रंथों से होता है। 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन होता है। हिंदी साहित्य को समझने के लिए उसे भारतीय साहित्य के साथ मिलाकर देखना होगा। भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास ही उनकी दृष्टि में हिंदी साहित्य का विकास है। फिर उन्होंने संत मत पर, योग मार्गों पर और भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि को भी इन्होंने विवेचित किया। भक्ति काल के प्रमुख कवि में सूर हैं, नानक हैं, नंद हैं, रज्जब हैं, सुंदर हैं, इन सबों को विवेचित करने का प्रयास किया। रीति काल जहाँ एक ओर नई काव्य भाषा की तलाश में था, तो वहीं दूसरी ओर वह आचार्यत्व की पीठिका तैयार कर रहा था। उनका दूसरा साहित्य इतिहास ग्रंथ 1952 में प्रकाशित है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य की पूरी विकास यात्रा को रेखांकित करने वाला यह ग्रंथ है। 19वीं शताब्दी के अंत से ये हिंदी में सिद्धों, नाथों और जैनों को काफ़ी महत्व ये देते हैं। इनका तीसरा साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के दूसरे अधिवेशन में जो इन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया था, उन 5 अभिभाषणों का संग्रह है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल की संपूर्ण काव्य प्रवृत्ति, आदिकाल की संपूर्ण उपलब्धियाँ इस ग्रंथ में एक साथ देखी जा सकती है और इस पुस्तक से साहित्य को एक देखने का नया दृष्टि, नया नज़रिया मिला। इनके रचना क्षेत्र में निबंध भी आते हैं। इन्होंने ललित निबंध पर भी लिखे हैं, वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। एक निबंधकार के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और ऐतिहासिक महत्व इनकी जो भूमिका रखती है। हिंदी ललित निबंधों के ये शिखर पुरुष हैं और अशोक के फूल,
कल्पलता, कल्पतरु, कुटज, आलोक पर्व पर 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूपों को अत्यंत लालित्य के साथ रेखांकित करते हैं, उसमें पांडित्य का बोझ नहीं है। तो इससे मुक्त करने की बात कहते हुए कहते हैं कि पंडिताई एक बोझ है। इनकी निबंध अपनी तार्किकता, विश्लेषण दक्षता, अपनी लालित तत्वों के बावजूद भी कहीं भी बोझिल नहीं हुआ है। उसमें भारतीय चिंतन मनीषा बोल उठी, हमारी परंपराओं का उद्घोष उसमें बोल उठा है। इनके रचना क्षेत्र का एक अंग है उपन्यास। एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में इनको काफ़ी महत्व मिला है, इनकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई है। इतिहास और मिथक को मिला देने वाले ये उपन्यासकार हैं। इनका पहला उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा है, जो आज़ादी से 1 वर्ष पूर्व 1946 में प्रकाशित है। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने इसे साहित्यिक परकाय प्रवेश माना है। आचार्य खुद कहीं न कहीं इसमें बाणभट्ट के रूप में उपस्थित हैं। इसका केंद्रीय विषय है प्रेम, लेकिन राष्ट्रीय संकट के इतिहास के बोध का भी चित्रण है। इनका दूसरा उपन्यास है चारू चंद्रलेख, 1965 में प्रकाशित है। इनका तीसरा उपन्यास पुनर्नवा है, 1973 में प्रकाशित है। इसमें अनेक कथाएं मिलती हैं। पुनर्नवा में एक साथ लोरी चंदा की कथा भी है, कालिदास के जीवन से भी लिया गया है, मृक्ष कटिकम से भी लिया गया है और समुद्रगुप्त के समय का भी इसमें चित्रण किया गया है। इनका चौथा और अंतिम उपन्यास है अनामदास का पोथा, जो 1976 में प्रकाशित है। औपनिषदिक युग की एक कथा है। प्रेम की व्यापकता व जीवन के मर्म को यह उपन्यास उद्घाटित करता है। आचार्य द्विवेदी एक समर्थ संपादक भी रहे हैं। नाथ सिद्धों की वानियाँ, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक का संपादन किया। द्विवेदी की ये भूमिका एक सहृदय आचार्य के रूप में 1950 में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए। 10 वर्षों तक अध्यापन किया। शिव प्रसाद सिंह, नामवर सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे उनके प्रखर विद्यार्थी वहाँ से निकले, जिसका उन्होंने निर्माण किया। फिर अन्य कारणों से, प्रमुख तौर पर राजनीतिक कारणों से वे पंजाब गए 1960 के दशक में। वहाँ उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। 7 वर्षों के बाद वे पुनः BHU आए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वहाँ रेक्टर के पद पर पदस्थापित हुए और इस तरह एक अध्यापक के रूप में भी उन्होंने अपनी महती भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करता है। वे अथक यात्री हैं और इनकी विचार यात्रा से गुजरकर हमें भारतीयता की समझ हम विकसित कर पाते हैं और इनकी रचनाओं से गुजरकर हम साहित्य का सही अर्थ समझ पाते हैं, जान पाते हैं।